न राम ने कहा कि मस्जिद तोड़ो और न रहीम ने कहा मंदिर तोड़ो। तो ये सवाल कहां से आता है? तो आई हो एक बात बताओ कि ऊ ललित यादव काज करे वाला लोग छे तब न लोग ओकरा चुने हैं घड़ी घड़ी ते हुए कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानो। गाँव में सिद्दीकी साहब गोपाल जी ठाकुर से चुनाव नहीं लड़े। अच्छा। सिद्दीकी साहब चुनाव लड़े मोदी से। न राम ने कहा कि मस्जिद तोड़ो और न रहीम ने कहा मंदिर तोड़ो। तो ये सवाल कहां से आता है? जो है ये इंडिया वर्सेस एनडीए है या गोपाल जी ठाकुर वर्सेस ललित कुमार है? ये बहुत अच्छा सवाल आपका। नहीं जा पाए अब तो जो मंदिर छे वो मंदिर में तो आइयो हमरा नहीं जाए दैया और वो मंदिर में हमरा केना जाए दे? गोपाल जी ठाकुर का एक बड़ा अच्छा नारा था, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा। आप लोग चढ़ते हैं जी? अत्तो के काज के लेल, दरभंगा के काज के लेल जेकरा चुन के वो वोट लेके जे गेले तो दोबारा कहियो दर्शनों पासा में नहीं दे के हमरा सबका। तो कोई किराए की भीड़ राष्ट्रीय जनता दल की नहीं होती है। दरभंगा में लोकसभा का चुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया है इसमें अभी तक 2 प्रत्याशी कर चुके हैं। इसमें आमने सामने की फाइट इंडिया महागठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन के दलों से है। इसमें ललित कुमार यादव और एनडीए से हैं गोपाल जी ठाकुर ने नामांकन किया। आपको मैंने वो भी तस्वीर दिखाया 18 तारीख को गोपाल जी ठाकुर जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं उनकी नामांकन सभा की वो तस्वीर आपने देखी। इसमें कुर्सियां खाली दिखी, ये चर्चा का विषय बना हुआ। वहीं 19 तारीख को अर्थात कल इंडिया घटक दल के राजद के उम्मीदवार ललित कुमार यादव ने नामांकन के इसकी कुर्सियां खचाखच भरी दिखी। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये राजद के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं अब्दुल मालिक साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इस दर्पण चैनल में हमें बुलाकर कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये उठता है मालिक साहब, कुछ तीखे और कुछ मीठे सवाल दोनों होंगे। आपके प्रत्याशी ने नामांकन किया, परसों की खबर भी आपने देखा, कुर्सियां खाली, कल कुर्सियां भरी। अब सवाल ये उठने लगा है कि ये जो कुर्सी भरी हुई दिखी, क्या ये भरी हुई कुर्सी मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट में बदल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल उठता है। इस पे आप लोग कैसे रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, कल की जो भीड़ आपने देखा, जितनी भीड़ आपने वहां देखा उससे ज्यादा लोग शहर में थे जिनको ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाए। रहा सवाल भीड़ की बात है तो कोई किराए की भीड़ राष्ट्रीय जनता दल की नहीं होती है। किराए की भीड़ भाजपा की होती है जो पैसे दे करके और लोगों को लाया जाता है। आज आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतने पैसा खर्च करने के बावजूद भी भीड़ उनकी कुर्सी भर नहीं पाई। उसका क्या कारण है? लेकिन आपको पता होगा कि हम लोग का जो संगठन है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल का जो बिहार के अंदर संगठन है वो बड़ा मजबूत संगठन है। पंचायत स्तर ही नहीं बूथ स्तर तक की हम लोग की कमेटी बनी हुई है और इसलिए कहीं भी किसी प्रोग्राम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए, लाने के लिए किराए के लोगों की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती। लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुत मजबूत संगठन है आपकी। वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसी दरभंगा लोकसभा से आपके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, उन्होंने चुनाव लड़ा। बड़ी बुरी उनकी हार हुई थी। उस समय भी कहते थे कि लोक संगठन राजद का बहुत मजबूत है, क्योंकि उससे पिछले की बात करें सही में मजबूत था। तो संगठन मजबूत होना, वोट में बदलना, ये सवाल है। देखिए, मैं बता दूं आपको, उस समय की जो बात है वो आपको सिद्दीकी साहब और गोपाल जी ठाकुर दोनों में उतना ही अंतर है जितना जमीन आसमान का अंतर होगा। कोई कंपैरिजन दोनों कैंडिडेट का एक दूसरे से नहीं है। इसलिए कि सिद्दीकी साहब कैसे लोग हैं, भला भांति देश भर के लोग उनको जानते हैं और गोपाल जी ठाकुर क्या है उसको भी लोग, कम से कम दरभंगा के लोग तो जानते ही हैं। मैं उस वक्त जो भी चुनाव हुआ उस चुनाव में सिद्दीकी साहब गोपाल जी ठाकुर से चुनाव नहीं लड़े। अच्छा। सिद्दीकी साहब चुनाव लड़े मोदी से।
एक तरफ लोगों ने जिसने भी वोट किया वो मोदी को किया वोट, और दूसरे लोगों ने वोट किया वो सिद्दीकी साहब की छवि पर, राष्ट्रीय जनता दल की छवि पर, और व्यक्तिगत सिद्दीकी साहब की जो अपुन्नी छवि थी उस छवि पर लोगों ने वोट किया। लेकिन देश भर में नफरत का माहौल बना करके जो मोदी ने रखा था, उस नफरत के माहौल में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके और वोट उन्होंने ले लिया था। तो क्या अब की बार लड़ाई जो है ये इंडिया वर्सेस एनडीए है या गोपाल जी ठाकुर वर्सेस ललित कुमार है? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। पिछली दफा जब चुनाव हुआ था तो वो चुनाव मोदी वर्सेस सिद्दीकी साहब का चुनाव था। बिल्कुल। लेकिन आज हम लोग गांव घर में गरीब गुरबा, अकलियत पिछड़ा, खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन लोगों का सबसे ज्यादा वोट है। दरभंगा जिला के अंदर कंबाइंड अगर कर दीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति को कंबाइंड कर देते हैं तो उन लोगों का वोट सबसे ज्यादा है, और उसी वोट से उन्होंने जीता हासिल किया था। आज जब उस जनताओं के बीच जाता हूं, उस पिछड़ा अति पिछड़ा से पूछता हूं कि भाई आप लोग का क्या हाल है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं इस मरतबा हम लोग ललित यादव को वोट करेंगे। तो क्यों करेंगे भाई ललित यादव को वोट? अति पिछड़ा से ललित यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं इसलिए क्या? नहीं, बोलता है ऐसा नहीं। हमने तो फिर आप लोग तो कैंडिडेट को नहीं देते, मोदी को वोट करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नहीं हमरा सब मोदी के वोट दे चलिए, आप फेरो मोदी के देतिए। लेकिन मोदी देश भर में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता बोल रही है कि मोदी तो देश भर में काज करे हैं, देश से विदेश तक मोदी जी के चर्चा है। लेकिन मोदी जी अतो के काज के लिए, दरभंगा के काज के लिए जेकरा चुन के वो वोट लेके जे गेले तो दोबारा कहियो दर्शनो 5 साल में नहीं देलके हमरा सबके। अच्छा। एबो कर ले तो जे बाबन भाई के 2-4 गो ओकर कर कुटुंब रिश्तेदार छे ओकरा दूरा पर गेले बैठले, कभी गरीब गुरबा के दूरा पर तो कभी दर्शनो नहीं देलके ना हमरा सबके टोल में कोई विकास करके। एकटा ओकर अपन कंपनी छे, वो कंपनी से 5 साल के पैसा उसका जो है मतलब 75 करोड़ रुपया था, जिसमें लगभग 70 करोड़ रुपया का सोलर स्ट्रीट लाइट, जहां 50% से एवं उनको कमीशन मिलता है, वो गाड़ दिया। समाज ने कोई विकास किया और न समाज के रख रखाव को देखा, इसलिए हम उसको वोट नहीं करेंगे। अगर मोदी जी एकरा अलावे कोई दोसर के टिकट देने रहते तो फिर हमरा सब मोदी जी के वोट देती। मोदी जी जना काज करे वाला लोग छे, उना काज करे वाला लोग के किया नहीं देलके, तो एकरा हरा के भेजबे ने तो अगली बेर जब कैंडिडेट भेजते तो काज करे वाला लोग के भेजते। आ सुनलिए ये ललित यादव तो बगल के मनीगाछी के विधायक छे, आ एक बेर नहीं 6 बेर जीत लिया, लगभग 29 साल से वो विधायक छे। तो आइयो एकटा बात बताओ कि उ ललित यादव काज करे वाला लोग छे तब ना लोग ओकरा चुने हैं घड़ी घड़ी, आ सबके सुनी छिए काज करे है। गरीब गुरबा अकलियत पिछड़ा जे छे, जे टोला टपकी में हमरा सबके कर कुटुंब ये जाय छिए देखे छिए, तो और मैं ये बात कह रहा हूं उस विधानसभा की जिस विधानसभा से गोपाल जी ठाकुर विधायक भी रह चुके हैं और सांसद के चुनाव में लगभग मतलब 60-65 हजार वोट से लीड किए हैं। बेनीपुर की बात, बेनीपुर की मैं बात कर रहा हूं, वहां का अति पिछड़ा समाज, वहां का पासवान समाज, वहां पर और जो अधिक मतलब अनुसूचित जाति के समाज के लोग हैं, उनसे मैंने डोर टू डोर मिला हूं और उनकी ये आवाज है। अगर साक्ष्य के रूप में आपको चाहिए तो उनसे जो बात करते हुए मेरे आदमी ने रिकॉर्ड किया था, मैं उसका रिकॉर्डिंग दे सकता हूं कि किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, बल्कि मास में 25-50 लोग पूरे मोहल्ले के लोग बैठ के और उन लोगों ने हमें कहा कि अहाँ उनका बजैयो ललित बाबू के कहियो हमरा सबके ऐठम आता वो काज करे वाला लोग छे एबरी ओकरा मदद करबे। तो पहली बार मैंने जो सवाल आपका आया था कि क्या देश का चुनाव या पार्टी का चुनाव नहीं है, यहाँ देश का पार्टी का चुनाव तो है ही। घटक दल जितने भी है, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग मेरे साथ हैं, तो इंडिया गठबंधन महागठबंधन तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत जो छवि है उसका कंपैरिजन जनता कर रही है। और ऐसी जनता जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, वो गरीब जनता, और वो गरीब जनता में भी पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के वो लोग जो शिक्षित वर्ग है, नौजवान है, युवा है, अगर वो बोलते तो हम समझते कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लिया है, ऊंच नीच को समझ गए हैं, तो ये बोल रहे हैं। लेकिन वो आदमी बोल रहा है जिसकी उम्र 60 साल 65 साल 55 साल की उम्र के लोग हमको ये सवाल किए। हमने कहा कि ठीक है आप तो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन अंतिम समय तक
बदल जाइएगा, अंतिम समय तक फिर आप बदल जाइएगा। आप कहिएगा कि एना भोगले उना भोगले, कोई आरएसएस का लोग आएगा आपको कहेगा राम मंदिर बना देला कहाँ के, राम के ला देला कहाँ के, अहाँ वोट नहीं देवे, ई केना होते, फिर लालच देत किस करत, अहाँ फिर बदल देवे। करके सुनियो, हमरा कहलक कि जिला अध्यक्ष महोदय अहाँ सुनियो, अहाँ हमर पड़ोसी छियै, नेरा पश्चिमी पंचायत के मुखिया छियै, उ नाते अहाँ से गप करै छी। एक बात सुन लियो, हमरा लेल कहै छै गरीब के लेल, कि गरीब के लेल और देश के लेल राम के वही ललकिन आ राम मंदिरो वही बनलकिन, हम मान लेलिए वही बनलकिन। तो राम मंदिर जे बनल के, वो राम मंदिर में हमरा सब गरीब आदमी छी, हमरा सबके अवस्था ई भ गेल, हमरा सबके पास पाई नहीं है, हमरा सब केना जेबे ओतऽ राम के दर्शन करे के लेल। हमरा गांव में, हम हाबीबवाड़ गांव के छी, हम अमैठी गांव के छी, हम मैनाम गांव के छी, हम अत्तो के जे लोग छिए, हमरा गांव में एक विशाल मंदिर छै, ओई मंदिर में जाए के लेल मोदी जी हमरा कहाँ इजाजत दे देलकै है। हमरा छोड़ू ने राम के दर्शन करे के लेल हम अयोध्या नहीं जा पाबे, अत्तो जे मंदिर छै वो मंदिर में तो आइयो हमरा नहीं जाए दैया, और वो मंदिर में हमरा केना जाए देत। उ बनल के ये अपना बाबा के लेल, उ बनल के ये अपना जात भाई के लेल, उ बनल के ये बड़का लोग के लेल, उ बनल के ये चंदा वही बहाने चंदा वसूल के खाए के लेल, एमएलए के खरीद फरोख्त करे के लेल, वही के लेल बनल के ये, हमरा सब के लेल राम मंदिर नहीं बनल के ये। ये फीलिंग जो आज देखने को मिल रहा है, ये असली जागरूकता है, ये असल जागरूकता है। मैंने देखा कि आज ये गरीब लोग हक बात बोल रहा, सच बात बोल रहा और सच को समझ रहा। मोदी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का नारा देके, मस्जिद मंदिर का नारा दे करके जातियों में लड़ाने का जो काम किया, ये कौन किया था? आप पत्रकार बंधु, आप बताइए ये कौन किया था? जब हिंदुस्तान के अंदर, ये अंग्रेज की शुरुआत है जी, जब देखिए हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज आया तो डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी इख्तियार किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटा, और बांटने के बाद कहा कि इतने बड़ी तादाद से इतने कम लोग कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया कि फूट डालो हुकूमत करो। हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने उस समय एक शेर बोला था, इसी सब को देखते हुए कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। उन्होंने मुसलमानों को नहीं, पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने दावत दिया था। और यही अंग्रेज को, जिसने अंग्रेजों का उस समय मदद किया, आज वही आदमी उसी अंग्रेज की पॉलिसी को अपना करके ये हमारा हिंदुस्तान जहां गंगा जमनी तहजीब है, इसको कुचलने का काम कर रहा है। जनता आवाम समझ गई है उसके सारे सिस्टम को। और इस मरतबा आप देखिएगा, वो 400 पार की बात कर रहा है, वो 100 पार भी नहीं होगा। हिंदुस्तान की आम आवाम जान गई है। आप सोशल मीडिया हैं, आप हो सकता है मेरी ये सच्चाई को दिखा दें, लेकिन जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया चैनल हैं, सारे परचेजर हैं। कोई इस चीज को नहीं दिखाएंगे, हकीकत, जमीनी हकीकत को नहीं दिखाते हैं। इसलिए आपको लगता है 400 पार। जमीनी हकीकत को आपके जैसे चैनल वाले जिस तरह दिखाते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल चैनल है वो दिखाना शुरू कर दे तो पता चल जाएगा कि वो 400 पार होगा या 100 पार होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैथिली के ठेकेदारों से मुझे कहना है कि थोड़ा देख लीजिए, इनका नाम अब्दुल मालिक है, ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अब मैथिली में इन्होंने जो कहा, क्योंकि ये इंटरव्यू हिंदी में है और मैथिली में जो अपना वक्तव्य इन्होंने रखा, उससे ये समझ में आता है कि मैथिली जो है किसी की ठेका में नहीं है। मैथिली आम आवाम की यहाँ भाषा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम उसी तरह से मैथिली बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, हम तो मैथिली पर टिप्पणी कर रहे थे, ललित यादव जी के बारे में बात हुई। गोपाल जी ठाकुर का एक बड़ा अच्छा नारा था, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा। आप लोग चढ़ते हैं? देखिए, जूता पहनते हैं आप, फिर भी आपसे पूछ। देखिए एक बात मैं बताता हूं आपको, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, ये नारा था। हर गरीब के खाते में 15,000 रुपया, 15 लाख रुपया आ जाएगा, ये नारा था। 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये नारा था। और मुख्तलिफ कितने नारे उनके थे। ये नारा की सरकार है, ये मीडिया को परचेस करके नारा देता है। काम क्या करता है ये तो आपको पता है कि वो काम क्या किया है देश भर के अंदर। देश भर के अंदर डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज किया, बस उसी को लेके वो चल रहा है।
और हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे प्रत्याशी महोदय ने 2021 के बारे में कहा, 2021 या 2022, अगर 2022 तक दरभंगा एम्स का उद्घाटन नहीं हो जाता है तो मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा। अगर वो सच्चा है तो अब तक जिंदा क्यों है, आत्महत्या क्यों नहीं किया, अब ये बताइए। ये सवाल मैंने पूछा था कुछ दिन पहले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बहादुरपुर कार्यालय में। उन्होंने कहा ये सब फजूल की बातें, ऐसा कोई बयान नहीं दिए थे। यदि किसी अखबार में छापा तो वो गलत छापा है। अखबार ने छापा, उनको भी गलत छाप दिया, इन्होंने जो बयान दिया उसको भी गलत छाप दिया, और इनके बाबा मोदी जी जो दिए, देश भर के लोगों ने, मीडिया ने उसको कैच किया कि दरभंगा एम्स बन गया, हॉस्पिटल चालू हो गया, मरीज का इलाज कर रहा है। आप ही के मीडिया से हमने देखा था, आप ही का सबसे पहले न्यूज मैंने देखा था, आपने डाला था। और जदयू के एक साथी थे, जो साथी ने 2000 रुपया खर्चा करके पूरे दरभंगा जिला में 2000 का पेट्रोल खर्चा करके पूरे दरभंगा जिला में वो एम्स को तलाश कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि गलत बोला, मोदी जी भी गलत बोले क्या? ये देखिए, ये लोग सिर्फ जिन चीजों पर आधारित रहना चाहते हैं वो नहीं रहेगा। आज मंदिर का मामला है तो मंदिर अगर बनाया भी है तो मंदिर में जाएगा कौन, इसको छोटका समझ गया, हमारे साथ नहीं होते। नहीं, एक चीज बताइए कि परसों मैंने देखा जब बीजेपी के देखिए, एक बात का मैं खंडन कर दूं, मैं उस ब्राह्मण के बारे में बोला हूं जो संघी ब्राह्मण है, जो संघ को मान के चलते हैं, जो बीजेपी के झूठ को, मोदी के झूठ को फैलाते हैं, मोदी के कहे हुए नक्शे कदम पर देश भर के अंदर हिंदू मुस्लिम में टकराव पैदा करवाते हैं, मस्जिद मंदिर का मामला करवाते हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, आप एक बात बताइए कि राम ने कभी किसी मंदिर को तोड़ा क्या? नहीं, राम ने किसी मंदिर को तोड़ा? नहीं तोड़े। राम ने किसी मस्जिद को तोड़ा? नहीं। क्या अल्लाह ने किसी मंदिर को तोड़ा? बिल्कुल नहीं। ना मेरा गॉड इज वन, पूरी दुनिया मानती है। और एक बात जान लीजिए, ना राम ने कहा कि मस्जिद तोड़ो और ना रहीम ने कहा मंदिर तोड़ो। तो ये सवाल कहां से आ गया? हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है, और हम लोग बरसों बरस नहीं, सैकड़ों हजारों साल से हिंदुस्तान के अंदर ये तहजीब के तहत लोग जिंदगी जी रहे हैं। आपके बगल में, आपके पड़ोस में जो हिंदू भाई हैं वो आपके त्योहार में सम्मिलित होते हैं, आप उनके त्योहार में सम्मिलित होते हैं। ये भाईचारा से आपको नफरत क्यों है? क्यों चाहते हैं ये नफरत? अगर आपको जीतना है, आपको हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है, आप विकास करो ना। आप तो विकासी हो नहीं, हिंदुस्तान के वो विनाशी लोग हैं, 4 लोग हैं सिर्फ, ज्यादा नहीं, 4 लोग, जो चारों के चारों गुजरात से हैं। 2 हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान की आस्था को बेच रहा है, हिंदुस्तान के रेलवे और क्या क्या बेचा है सब आपको पता है। वो चीज देखिए, वैसे मैं एक बात कह दूं, ब्राह्मण जो जात है वो सबसे शिक्षित समुदाय हिंदू वर्ग में माना जाता है, और शिक्षित समुदाय जो भी लोग होते हैं वो धर्म जात पात में नहीं फंसते हैं। उन्हें चाहिए शिक्षा ग्रहण करके नौकरी लेना, रोजगार लेना, ताकि उनका परिवार चल सके। और जो सरकार ये नौकरी रोजगार पे बात करेगी, शिक्षित समुदाय उधर ही जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि परसों बीजेपी के बड़े बड़े नेता सब आए, दिल्ली से, पटना से आए, आपके नेता पर खूब हमला किए, ललटनिया नहीं जलेगा, उन्होंने कहा परिवारवाद फैला दिए हैं, 4 को टिकट दे दिए हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मिसा भारती, रोहिणी चारिया, अब 5 और बचा है विधानसभा में, उसको भी टिकट दे दे। लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव कल आए, कोई आक्रमण नहीं किए। क्या लग रहा है कि आप लोग उनका जो ग्राउंड है जिस पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद या फिर परिवारवाद, उस पे आप लोग आना नहीं चाह रहे हैं, या आप लोग अलग से अपना स्टैंड लेके चल रहे हैं? देखिए, हमें देश को बचाना है, हमें देश को चलाना है। हमारी सोच है कि सारे वर्ग मिलके हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी जाति के लोग हैं, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक अच्छी सरकार बनाना है। हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं, हमारे नेता उस दिशा में जा रहे हैं। हमारे नेता आए, उनसे कोई उजूल फुजूल आपने नहीं सुना होगा। हमारे नेता ने ये कहा होगा कि 17 साल बनाम 17 महीने में मैंने क्या करके दिखाया, आप मुझे फिर मौका दो, हम आने वाले कल में इससे बेहतर करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर मेरी सरकार बनती है, 15 अगस्त के दिन, जिस दिन भारत सरकार के
लाल किला पर झंडा फहराने का काम होगा, उसी दिन 30 लाख नौकरियां पूरे हिंदुस्तान में वितरण का बात होगा। वो गरीब को, बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो भाईचारा की बात करते हैं। ये सांप्रदायिक लोग, ये संघी लोग सिर्फ इतना ही बात करके, और एक बात जान लीजिए, आप अगर उसको परिवारवाद कहते हैं, आप अगर उसको परिवार का बात करते हैं कि जो परिवारवाद से 17 साल में जो कुछ नहीं हुआ, वो परिवारवाद 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दिया, तो मुझे वही परिवारवाद चाहिए। हमें वही परिवारवाद चाहिए जिन्होंने आरक्षण को बढ़ा करके, आरक्षण गरीब गुरबा के आरक्षण को बढ़ा करके जो स्थिति में बिहार को ला दिया, अगर वो परिवारवाद है तो मुझे वही परिवारवाद चाहिए। हमें वही परिवारवाद चाहिए जो नफरत को मिटा करके सबको भाईचारा के साथ एक साथ जिंदगी जीना चाहता है। अगर वो ऐसा कर रहा तो मुझे वही परिवारवाद चाहिए। अगर कोई बेरोजगार शिक्षित नहीं है, रोजगार करना चाहता है, जिसकी कैपेसिटी 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1,50,000 तक की है, उसे जो रोजगार देने का काम किया गया, आप अपने आप के पलायन को रोको, आप विदेश मत जाओ, आप किसी देश में, किसी स्टेट में मत जाओ, अपने ही घर में, अपने समाज में, अपने मां बहन परिवार के साथ मिलके आपकी जो औकात है उसके मुताबिक सरकार ने 17 महीने में ऑप्शन किया कि लोन लो और लेने के बाद आप अपना परिवार चलाओ। अगर वो परिवारवाद है तो मुझे वैसे ही परिवार सरकार चाहिए। हमको वो नहीं चाहिए जो नफरत की बीज बोता है, हमें वो नहीं चाहिए जो ऊंच नीच करता है, हमें वो नहीं चाहिए जो गरीब के आरक्षण को छीनता है, जो हमें वो नहीं चाहिए जो बाबा साहब भीमराव के बनाए हुए संविधान को बदलना चाहता है, हमें वो नहीं चाहिए जो देश भर में खूनी जंग खेल रहा है। नहीं, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि जब सरकार में आए जब तो दंगा नहीं हुआ, दंगा कम हो गया, खूनी जंग कहां से हो गया? गोधरा कांड भी जिस समय में हुआ था, उस समय याद कीजिएगा इतिहास, गोधरा कांड की तरफ ले आ रहे हैं आपको हम। उस समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, याद है कुछ? जी जी हाँ, मुझे याद है। आप गोधरा कांड को याद कर रहे हैं, गोधरा कांड के बाद वाला भी कोई कांड याद है क्या? बताइए आप, याद नहीं? याद जहां गोधरा कांड हुआ वहां किसकी सरकार थी? वहां भी मोदी जी थे, मुख्यमंत्री थे मोदी जी थे। आपको मालूम होगा मोदी जी का चनकिया अमित शाह, जो अमित शाह उस केस का एक्यूज्ड है, और न जाने भाजपा के आज के वक्त में जो देश या प्रदेश के अंदर जितने भी मंत्री हैं, उसमें बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता, बहुत सारे मतलब ये क्या कहते हैं राज्यसभा मेंबर, बहुत सारे आपको नेता और जो ऑफिसर हैं वो भी उस केस के एक्यूज थे। ये आपको पता हो, एक्यूज थे, लेकिन आज के गृह मंत्री हैं वो, उनके पास सारा पावर है। देखिए एक बात बताते हैं ना कि एक बात बताइए, आप आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। आज के वो सिर्फ गृह मंत्री नहीं है, वो गृह मंत्री ही नहीं है, वो प्रशासन मंत्री हुए, गृह मंत्री। हाँ, प्रशासन मंत्री, लेकिन वो ईडी मंत्री भी हैं, वो सीबीआई मंत्री भी हैं, वो देश के अंदर जिसको जब चाहें, जैसे चाहें पकड़ के जेल भिजवावे, उसके भी मंत्री हैं। आपने देखा, आपके नजर के सामने आज मुख्यमंत्री एक मर्यादित पद है, लेकिन उसको भी जब मन में आए उठा करके जेल भेज दो। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, एक सवाल आप बताइए। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी के बारे में, मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि देश भर के अंदर ईडी और सीबीआई द्वारा ये मोदी अमित शाह मिलकर के अपनी ज्वाइंट पॉलिसी के तहत अपने विपक्षी को कमजोर करने के लिए देश भर में जितना भी छापामारी किया है, उसका छापामारी करने से वहां से जो पैसा आया, वो पैसे का कोई हिसाब आज तक आप मीडिया बंधु आप बताए कि देश भर की जनताओं को वो पैसा गया कहां, उसका कोई हिसाब बताया? उससे पहले का भी हिसाब नहीं आया। कोरोना काल, नहीं, कोरोना काल से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। हम बता रहे हैं, कोरोना काल में प्रधानमंत्री राहत कोष चला, उसका हिसाब नहीं आया। जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप कह रहे हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं आया। ये हिसाब छोड़ दीजिए, अब ये बताइए, खबर अंदर से चल रही है, झारखंड में चुनाव के समय ईडी सीबीआई का रेड पड़ा, मुख्यमंत्री जी जेल गए। दिल्ली में चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल के घर रेड पड़ा, मुख्यमंत्री जी जेल चल गए।
लेकिन अंदर खाने से ये बात चल रहा है कि बिहार में क्यों नहीं रेड चल रहा है? क्या सेटिंग हो चुकी है बीजेपी से आरजेडी की, इसलिए ईडी सीबीआई का दौरा नहीं हो रहा बिहार में? आपको मैं बता दूं कि बिहार के चुनाव आने से पहले पूरे हिंदुस्तान में जितना ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा होगा, अकेला इकलौता लालू यादव के परिवार पर उतना छापा पड़ा होगा। आप कंपैरिजन करके देखिए पूरे देश भर में, लेकिन यहां उसको तो कुछ मिला ही नहीं। वो बेसिक हम इसलिए पूछ रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप उस शख्स पे छापा मार रहे हैं, उस शख्स को केस में मुलविस करना चाहते थे जिस शख्स की उम्र 14 साल थी। जिस समय का मामला है उसमें 14 साल की उम्र थी उसकी, वो बालिग भी नहीं था। बालिग भी नहीं। और उस केस में उसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के आपने 100 जाल फेंका। लेकिन एक बात जान लीजिए, दुनिया के अंदर जितना बड़ा भी पावर आपके अंदर हो, सबसे बड़ा पावर ना एक ऊपर बैठा हुआ है, वो देख रहा है आपके करतूत को। एक न एक दिन एक ऐसा समय आएगा, समय परिवर्तित होता है। ये कुर्सी सदियों किसी एक की नहीं है, लेकिन आप अपने कुर्सी का, अपने पावर का, अपने पद का जिस तरह उपयोग कर रहे हैं, देश भर के अंदर हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से आज तक का कोई इतिहास नहीं होगा कि कोई प्रधानमंत्री या कोई देश का गृह मंत्री इस तरह का मनमाना और इस तरह का जुल्म किया होगा कि कोई भी विपक्ष में हमारे आए तो उसे जेल में डाल दो। एक बात जान लीजिए, उसका 400 पार का सबूत यही है। एक बात जान लीजिए, आप एक बात बताइए कि इससे पहले जब पहली बार वो चुनाव लड़ा, जब दूसरी बार चुनाव लड़ा, तो किसी को ईडी के माध्यम से जेल नहीं भेजा था। नहीं भेजे से वाकई उस समय में पब्लिक का मूवमेंट उसके झूठ के मैनिफेस्टो में फंस चुका था कि 15 लाख रुपया आएगा खाता में, तो ये होगा, तो वो होगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। उसके झांसे में आ गई थी पब्लिक। किसी को जेल नहीं भेजना पड़ा था अपनी सरकार बनाने के लिए मोदी जी को। पूछिए मोदी जी को कि क्या सरकार बनाने के लिए किसी को जेल भेजना पड़ा था? आज जो जेल भेजना इसलिए पड़ रहा है कि उन्हें डर है कि मेरी सरकार बनने वाली जो आदमी हमारी सरकार बनने में रुकावट है उसको जेल में भेज दो। तेजस्वी यादव रुकावट नहीं है जी। तेजस्वी यादव पर तो प्रहार इतना हुआ, तेजस्वी यादव के पास कोई एक रत्ती बराबर कोई ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला, नहीं तो वो तो जेल के अंदर होता ही। अच्छा, ओवैसी वाले ये सवाल पूछ रहे थे, इसलिए बोल रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग हो गया इसलिए छापा नहीं पड़ रहा। ओवैसी के आपके दरभंगा से प्रत्याशी एक मोहम्मद कलाम है, उनका ये आरोप था। क्या आरोप था? कि तेजस्वी यादव और अमित शाह में सेटिंग हो गया इसलिए ईडी का छापा नहीं पड़ रहा। देख रहे हैं ना। देखिए एक बात बता रहे हैं, एक इकलौता तेजस्वी यादव अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाक का बाल बना हुआ है। अगर वो सोता भी होगा तो पूरे देश भर में किसी विपक्षी नेता का याद आता होगा तो तेजस्वी का चेहरा उसको जरूर नजर आता होगा। जिस तरह तेजस्वी मुकाबला करता है, अगर एक रत्ती बराबर भी उसको कहीं से कोई गुंजाइश लूपहोल मिलता तो तेजस्वी यादव के साथ जरूर करता। लेकिन उसके साथ भारत की ईडी सीबीआई है, तेजस्वी यादव के साथ उससे बड़ा भी सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो उसका सहारा बना हुआ। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव भगवान को मानते हैं कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं कि बिल्कुल करते हैं। लोग उनको आखिर हिंदुत्व का ठेकेदार बीजेपी कैसे बन गया? देखिए मैं एक बात बताता हूं, आप एक चीज जान लें। आप तेजस्वी यादव के घर गए हैं? जी बिल्कुल गए हैं। पंडित जी वहां हैं? बिल्कुल है। मंदिर उंदिर है, पूजा बिल्कुल है। तो फिर ठेका सिर्फ बीजेपी आरएसएस के लोग क्यों ले लिए? मैं बताता हूं आपको। देखिए हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हिंदू कोई जाति ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सनातन हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म या मुस्लिम हम हैं। हम अपने कौम को, अपने धर्म को मानते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं ये मेरा आस्था का मामला है। जो हम कर रहे हैं इसका फल, इसका फायदा, जो गलत कर रहे हैं इसका नुकसान हमें झेलना होगा। ये आस्था का मामला है। आज एक बात बताइए, आप कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, आप छोड़ दीजिए बिहार, छोड़ दीजिए देश, मैं दरभंगा की बात करता हूं। 28 तारीख को ललित यादव दरभंगा में आए हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ गोपाल जी ठाकुर का स्थायी निवास है, वो कंटिन्यू यहां है। आज चुनावी समर में दोनों लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। मैं आपसे चैलेंज करता हूं
मेरा चैलेंज है आपसे कि आप दोनों आदमी का कंपैरिजन करके बताइए कि सबसे ज्यादा मंदिर में ललित यादव गए हैं या मंदिर में गोपाल जी ठाकुर गए हैं। गोपाल जी ठाकुर उस मंदिर को देख के जाते हैं कि मुझे किस मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन ललित यादव के लिए आस्था को मानने वाला लोग है, सनातन धर्म को मानने वाला है, सनातनी है, वो भगवान की पूजा करना जानता है। भगवान जिस मंदिर में भी हो भगवान होते हैं। और ये मान के आपके दरभंगा जिला में जहां कहीं भी आप दरभंगा शहर में देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कि दरभंगा शहर में आपका 39 वार्ड है शायद, और किसी भी 48 वार्ड है। 48 वार्ड में कोई भी ऐसे वार्ड के अंदर वो घूमे होंगे और कोई मंदिर ऐसा बता दीजिए जहां उन्होंने जाके भगवान को प्रार्थना नहीं किया होगा। लेकिन गोपाल जी ठाकुर भी घूमे हैं। गोपाल जी ठाकुर कितने मंदिर में गए उसको बता दीजिए। अब हम आते हैं, अब आते हैं यहाँ पर जनसंपर्क वाले में। जनसंपर्क में जो जा रहे हैं आप लोग 28 को यहाँ ललित यादव आए सिंबल लेकर के, श्याम माई मंदिर में उन्होंने दर्शन दिया और कल भी वो दर्शन दिए श्याम माई मंदिर, हम लोगों ने वो खबर भी उठाया। अब ये बताइए कि जनसंपर्क में जब जा रहे हैं तो वहां मुद्दा क्या गिना रहे हैं आप लोग? किस मुद्दा के भी जनता को फिट नजर आ रहा है? जनता फिट किस पे आ रही है? क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या है कि देश भर के अंदर जो माहौल बना के रखा है उससे हर वर्ग के लोग जो परेशान हो गए, और कहीं ना कहीं हमारे जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, ओबीसी के जितने भी लोग हैं उनकी नई पीढ़ी जो है वो शिक्षित है। तो अभी 17 महीना में जो तेजस्वी यादव का विकास काम हुआ है उसमें तमाम युवा वर्ग जो शिक्षित है वो तेजस्वी के भविष्य के पीछे अपनी भविष्य देख रहा है। उसको लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव को 17 महीना का समय मिला, वो अपने चुनाव का मैनिफेस्टो बनाया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 1 साल में 10,000 नौकरी दूंगा। उस आदमी को सिर्फ 17 महीना समय मिला और वो भी सहयोगी सरकार के बने, तो उन्होंने इसी बात को लेके कमिटमेंट कराया। मुझे क्या टू मंत्रालय चाहिए, क्या चाहिए वो नहीं, ये है कि हम जो जनता को, आवाम को बोल के आए हैं आपको बहाली करनी पड़ेगी। आपको याद होगा ये हाउस का मामला था, डायरेक्ट उन्होंने जब कहा कि नौकरी की बात कहा तो उन्होंने कहा बाप के घर से लाके देगा। कहां से लाके देगा तेजस्वी? बाप के घर से। मुख्यमंत्री जी ने कहा था बाप के घर से लाके देगा, उसके पास कहां से लाएगा पैसा? इन्होंने कहा कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा। जब सरकार बनी तो इन्होंने उसी बात को लेकर समझौता किया कि मैं आवाम के बीच जो फैसला करके आया हूं, जो अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन में जो बोल के आया हूं, अगर वो रोजगार देने में आप सक्षम हैं तब हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो तैयार हुए। पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा? इन्होंने कहा कि सारा सिस्टम बन जाएगा, पैसा कहां से अर्निंग होगा उसका रास्ता हम लोग तलाश करेंगे, लेकिन हम लोग बेरोजगारों को नौकरी देंगे। एक चीज आप देख लीजिए, जितने 5 लाख लोगों की बहाली हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उस 5 लाख लोगों में से जो स्टूडेंट को नौकरी मिली है उसमें 2.5 लाख से ज्यादा, सर्वे के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जिसका एज 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के अंदर खत्म होने जा रहा था। उसको और उसके परिवार इतने उत्साहित हैं कि मेरे बेटा का तो लाइफ खत्म हो रहा था, धन तेजस्वी यादव कि उसकी सरकार आ गई, उसको मौका मिल गया। सरकार नहीं आई, सरकार में शामिल हो गए और मौका मिला और उन्होंने इस 17 महीने में हमारी औलाद को कामयाब कर दिया। तो जिस तरीके से आपके औलाद को कामयाब कर दिया, अब हम चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पुनः फिर आए ताकि मेरी औलाद नंबर में लगी हुई है, कल मेरी औलाद भी कामयाब होगी, क्योंकि वो कामयाबी अपने औलाद की, शिक्षक बेरोजगार की कामयाबी तेजस्वी यादव के कामयाबी के पीछे देख रही है। क्योंकि 10 साल में लोग ने मोदी के भी कामयाबी को देख लिया कि 2 करोड़ हर साल नौकरी बांटेंगे, उसको भी देख लिया, और 17 साल नीतीश कुमार को भी देख लिया। इसलिए लोग, खास करके युवा वर्ग, चाहे वो किसी जाति का हो, हर जाति के लोग, A to Z के लोग, तमाम लोगों ने शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्साहित है।
वो तमाम लोग इसलिए उत्साहित है कि तेजस्वी यादव के भविष्य के नहीं, पीछे इनको अपना भविष्य नजर आ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव कामयाब होता है तो वो मुझे कामयाब कर देगा। एक दूसरा सवाल यह है कि हमारे क्षेत्रीय जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी यहाँ 29 साल से एमएलए के रूप में कार्यरत है, ठीक है, इसी दरभंगा जिला से, और वो मंत्री भी रहे हैं, विभिन्न पद पर लोकलेखा समिति के सभापति, मुख्य सचेतक, स्टेट लेवल में भी कई महत्वपूर्ण पद पर कार्य किए हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या? आपने देखा होगा पिछला चुनाव हुआ, इकलौता ये विधायक थे 10 सीट पर, एक आदमी ये आरजेडी को जिता पाए, इकलौता विधायक यहां से मोदी लहर में इकलौता अपने आप को जीत पाए, बाकी 9 सीट का 9 सीट यहां से लूज कर गया, जो बिहार का पहला इतिहास होगा चुनाव में कि दरभंगा जिला से एक ही सीट आरजेडी को मिला होगा, लेकिन उसमें भी ललित यादव कामयाब हो जाता है। उसकी वजह उसकी कार्यशैली है। ललित यादव की सबसे बड़ी खूबियां क्या है कि ललित यादव कभी वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसी आदमी को बांटने का काम नहीं किया। 29 साल तक वो दरभंगा मनीगाछी, दरभंगा सदर मिला करके 29 साल तक 6 बार वो विधायक रहे, अभी भी हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में कोई सांप्रदायिक मामला नहीं होने दिया। जहां कहीं भी ये भाजपाई लोग या आरएसएस के लोग, ये संघी लोग किसी पूजा, किसी त्योहार के मौके से अगर करना भी चाहा तो माननीय ललित कुमार यादव दोनों समुदाय के लोगों के बीच जाके पांव पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, मना के, बता के, और ये चीज नहीं होने दिया। लेकिन हम तो रोकेंगे आपको, इसलिए रोकेंगे कि दंगा की बात आप कर दिए। मुड़िया कहाँ आता है? हमारे क्षेत्र में आता है। हुआ ना वहां? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। मैंने आपको क्या कहा कि जो संघी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो देख रहे हैं कि ललित यादव के क्षेत्र में ललित यादव टिकट लेके आ रहा है, दरभंगा जिला में ललित यादव की जो कार्यशैली है, ललित यादव जो जनता का सेवा करते हुए आया है, वो बहुत चर्चित है। पूरे जब चुनाव से पहले हम लोग उस क्षेत्र के आते हैं, दूसरे क्षेत्र के, विभिन्न क्षेत्र के लोग कहते थे मुखिया जी आप लोग का विधायक तो मर्दवा है, काम करने वाला लोग है, काश कि हम लोग का भी विधायक होता। उन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो गया कि उन लोगों के क्षेत्र के सांसद के रूप में ये टिकट लेके आए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। काम करने वाले लोग को हर कोई चाहता है, और इसलिए वहां के जो संघी लोग थे, आरएसएस के लोग हैं, वो चाह रहे थे, वही नहीं बहेरा और दीगर कई जगह, लगभग यहाँ के 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक के हर क्षेत्र को इन्होंने टारगेट बनाया था, लेकिन उस टारगेट में नाकाम रहा। जनता ने, वहां की जनता ने, आवाम ने नकारा कि नहीं, हम हिंदू मुस्लिम पसंद नहीं करते, हम भाईचारा पसंद करते हैं और सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, और हमारे नेता सबको मिलजुल करके रखते हैं, इसलिए सांप्रदायिक लोगों का वहां मैनिफेस्टो फेल किया, भाईचारा कायम हुआ। ये बताइए हमको, ये सब बात ठीक है, अब चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, माहौल आपके पक्ष में है, आप लोग ने कल कहा, लेकिन चुनाव से 24 घंटा पूर्व, मतलब चुनाव के रात में ये माहौल बदल जाता है, तो उसके लिए कोई आप लोगों का रणनीति है या यही माहौल रहेगा अंत तक? देखिए, दो बातें हैं। एक बात यह है कि आप खुद हमको कुछ देना चाहते हैं, और दूसरी चीज यह है कि आपको किसी तरह ऑबलाइज करके हम आपसे कोई चीज लेना चाहते हैं। ये दोनों में बहुत का अंतर है। अभी का जो चुनाव है, मैंने कहा ना कि 20 साल के बाद व्यक्ति का कंपैरिजन, कैंडिडेट का कंपैरिजन, उनके कार्य का कंपैरिजन, एक आम आवाम जनता, मैंने अभी मैथिल में आपको बताया था कि एक गरीब लोग जिस भाषा में मुझे बोला था, मैं उसी भाषा में आपके चैनल पे मैथिली आप अच्छा बोलते हैं, ठीक। मैं इसलिए बोला कि वो आवाम बोल रही है कि नहीं, हम काम करने वाले को देंगे। तेजस्वी के पीछे हमारे बच्चों का भविष्य और ललित यादव के पीछे हमारे क्षेत्र का भविष्य, इसलिए हम काम करने वाले लोग को मदद करेंगे। एक बात जान लीजिए, हमने किसी को, मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए हम कैसे भी मोबिलाइज कर लिए हैं, तो आपको जब समझ में आएगा कि नहीं
ये जिला अध्यक्ष महोदय गलत हमको गाइड किए थे, ये रास्ता सही नहीं, ये रास्ता सही होगा तो आप बदल सकते हैं। लेकिन आप खुद निर्णय लिए हैं, हालात के तय निर्णय लिए हैं कि वो सरकार जो है वो सरकार ढोंगी सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे सिर्फ चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है, हुकूमत करना चाहती है। और उस हुकूमत के आड़ में 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है, ये देश को बेच के भाग जाएगा। इसलिए देश को बचाने के हित में दरभंगा के तमाम जाति के लोग गोलबंद हो चुके हैं और इस मर्तबा उन लोगों का कोई झूठा फलसफा कुछ नहीं चलने वाला है। दरभंगा का रिजल्ट पूरे बिहार के अंदर सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई कैंडिडेट चुनाव जीतेगा तो उसका नाम होगा ललित कुमार यादव, ये आप देख लेंगे। एक बताइए हमको कि आप युवा के अध्यक्ष हैं, कितना युवा कार्यकर्ता है दरभंगा के 6 विधानसभा में, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा जिला के अंदर मेरा 10 कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है, 10 में से 6 मेरा यहाँ है। कुल हमारा 1033 आदमी की कमेटी बन चुकी है। 1033 जो हमारे तेजस्वी जी का नारा था, हर बूथ 4 यूथ, हर बूथ की कमेटी बन चुकी है। पंचायत स्तर के पंचायत अध्यक्ष और पंचायत की कमेटी बन चुकी है। प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष बन चुके हैं और प्रखंड की 31 सदस्यीय कमेटी बन चुकी है। जिला में जिला की कमेटी बन चुकी है, जो आपको जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि जो युवा हमारी पार्टी के अंदर है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है और जितने युवा हैं वो सारे युवा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जितने युवा हमारे साथ इस मर्तबा खास करके जो हमारी संगठन में जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इससे पहले छात्र दल में थे। अच्छा। जैसे हमारे प्रधान महासचिव जिला के हैं प्रवीण यादव, वो पहले छात्र दल के अध्यक्ष थे। हाँ, छात्र के तो मतलब जितने भी लोग जुड़ के हमारे साथ आए हैं कहीं ना कहीं वो छात्र है और बेरोजगार है और उसे रोजगार की उम्मीद तेजस्वी यादव के भविष्य के पीछे लग रही है। इसलिए तमाम लोग, तमाम युवा, मैं एक चीज आपको बता दूं, युवा ही एक ऐसी जात होती है जो किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, दुनिया का कोई भी शोबा हो जिसमें युवा की भागीदारी सबसे आगे होती है। और युवा ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को लाना है, देश के अंदर बदलाव करना है और इसी बदलाव से 2025 का बदलाव होगा। अच्छा, अंतिम क्षण में क्या कहिएगा दर्शक को तेजस्वी ललित यादव के लिए, वो कह दीजिए। मैं दरभंगा जिला के तमाम मतदाता मालिक से ये आग्रह करूंगा कि हर जाति धर्म से उठकर ललित यादव दरभंगा का बेटा है और आपके क्षेत्र में लगातार 29 साल तक यहां एक क्षेत्र में विधायक के रूप में कार्य किया है। उनके कार्यशैली को आप देख रहे हैं कि हर गरीब, गुरबा, अकलियत, पिछड़ा तमाम की सेवा वो करते आए हैं। इसलिए हम तमाम दरभंगा जिला के महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ही नहीं, दरभंगा जिला के तमाम मतदाता मालिक से, माता से, बहनों से ये अपील करता हूं कि एक बार दरभंगा की धरती पर ललित कुमार यादव, जो दरभंगा के इकलौता ऐसा कैंडिडेट है जो आपके बीच आपके समस्या का निदान करने के लिए देश में, पार्लियामेंट में आपके दरभंगा की समस्या को रख सकता है। चाहे वो एम्स का मामला हो, चाहे वो हवाई अड्डे का मामला हो, चाहे यहाँ मतलब आप समझ जाइए कोई ट्रेन, बड़ी सी ट्रेन आने का मामला हो, जो भी समस्याएं हो, वो सारी समस्या को रखने वाला ललित कुमार यादव है। इसलिए आप तमाम मतदाता मालिक से पुनः एक बार आग्रह है कि आप तमाम लोग हर जाति धर्म से उठ के काम करने योग्य ललित यादव को जिताएं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दरभंगा राजद युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अब्दुल मलिक साहब, जो कई बार मुखिया के चुनाव जीत चुके हैं, लगभग हैट्रिक मार चुके हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आरजेडी में। लोग कहते हैं कि मैथिली किसी खास समुदाय की है, तो मैथिली में भी आपको मैंने सुनाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ललित यादव को आखिर आरजेडी ने क्यों उतारा है गोपाल जी ठाकुर के विरुद्ध,
इसका भी आज पूरा विश्लेषण करके बताएं हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष। और ये पूरी प्रतिक्रिया, ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि खास करके वो पक्ष के लोग जिनके नेता यहां बैठे हैं कि वीडियो आगे बढ़ सके और आपकी आवाज दूर तक जाए। इसके बाद हम बीजेपी के भी नेता से आपको बात करवाएंगे, बताएंगे कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, क्या कुछ वो लेकर के जा रहे हैं, क्या कुछ है। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए इमेज खान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।